डेमोक्रेसी क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक सरकार की। अब बात करते हैं सरकार कितने टाइप की होती है। पहली जो सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं और दूसरी जो सरकार होती है उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं। पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेटिक सरकार क्या होती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हम डेमोक्रेटिक सरकार कहते हैं और जिस देश में डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेसी सरकार कहते हैं। और अगर हम सिंपल भाषा में डेमोक्रेसी की डिफिनीशन को समझें तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका अर्थ है सिटीजन अपने रूलर का चुनाव खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक सरकार की। नॉन डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जिसमें सिटीजन को अधिकार नहीं होता है कि वे सरकार को चुने। एग्जाम्पल एक कंट्री है चिल। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बिनोजी। तो इसको भी वहाँ के लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था। चिल में नॉन डेमोक्रेटिक सरकार थी। इसी तरह सऊदी अरब में होता है, वहाँ का जो राजा है उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनाया जाता है। इसको मोनर्ची सिस्टम कहा जाता था। इस रूल को सऊदी अरब आज तक फॉलो करती है। सऊदी अरब की जनता को भी वहाँ का रूलर चुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए सऊदी अरब भी नॉन डेमोक्रेटिक देश है। इसी तरह भारत से मिला हुआ एक देश है म्यांमार। इस देश में क्या होता था, इस देश में आर्मी रूल करती थी और जो आर्मी को लीड करता था, जो आर्मी का लीडर था, उसको ही वहाँ का रूलर बना दिया गया। ये कंट्री भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें जनता के द्वारा कोई भी नहीं चुना गया था। हम इस बात को अच्छे से जान चुके हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार और नॉन डेमोक्रेटिक सरकार किस प्रकार की होती हैं। जिसमें हमें सरकार चुनने का अधिकार होता है उसको हम डेमोक्रेसी सरकार बोलते हैं और जिसमें सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी। तो इसको जानने के लिए हमें जानने पड़ेंगे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना में 5 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन होता है और उनकी पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है। इसमें ख़ास बात ये थी कि चाइना का जो प्रेसिडेंट बनता था उसको पार्लियामेंट द्वारा चयन किया जाता था। चाइना में लोगों द्वारा वोट तो डाले जाते थे लेकिन पार्लियामेंट द्वारा 3000 लोगों में से किसी एक को चुनकर प्रेसिडेंट बनाया जाता था। पार्लियामेंट में एक ही चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी थी और भी पार्टी थी लेकिन वे बहुत ही छोटी पार्टी थी और जिस को भी पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लेना होता था उसको चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का अप्रूवल लेना होता था। इन सब में ख़ास बात ये थी कि चाइना में हर बार एक ही पार्टी सरकार बनाती थी और वे थी चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी। अब आप खुद सोच सकते हैं, बार बार एक ही पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या होगा। छोटी पार्टियों को भी सरकार बनाने का चांस नहीं मिलेगा। सिटीजन के पास कोई चॉइस नहीं होगी और ना कैंडिडेट के पास। तो ये था फर्स्ट फ्यूचर डेमोक्रेसी का सेकंड फ्यूचर क्या था, चलिए जानते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। मैक्सिको में क्या होता है, हर 6 साल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। वहाँ पर कभी भी डिक्टेटर या आर्मी ने रूल नहीं किया था। वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और जो जीत कर आता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सन 1930 को मैक्सिको आज़ाद हुआ था और सन 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी जीती थी जिस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूटरी पार्टी। एक पार्टी बार बार इलेक्शन जीतती थी तो दूसरी पार्टी इलेक्शन लड़ती भी नहीं थी और जो लड़ती भी थी वो जीत नहीं पा रही थी। एक ही पार्टी बार बार जीतती आ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो पार्टी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर जीत जाती थी। जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे सबको बुलाती और अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। पीआरएस जो पार्टी थी वे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करती थी और एडवर्टीजमेंट कराती थी। अब जो वहाँ की मीडिया थी वे क्या करने लगी थी, वे पीआरएस पार्टी से पैसा लेकर टेलीकास्ट करती थी, उनकी अच्छाइयों के बारे में जनता को बताती थी और जितनी भी पार्टी थी उनको इग्नोर करती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो अपोजिशन पार्टी के पोलिंग बूथ होते थे उनको एंड टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करा देती, जिससे क्या होता था वहाँ की जनता को वोट डालने में प्रॉब्लम आती थी और वोट नहीं डाल पाती थी, जिससे अपोजिशन पार्टी जीत नहीं पाती थी और
आप लोगों ने एग्जाम्पल 1 में देखा, चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी थी जिसमें चाइना के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी को ही वोट करना होता था। और दूसरे एग्जाम्पल में देखा, मैक्सिको में पब्लिक की पसंद की पार्टी थी, लेकिन वे अपनी पसंद की पार्टी को चूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो पीआरएस पार्टी थी वे अपनी पावर का इस्तेमाल करती और इलीगल तरीके से इलेक्शन जीत जाती थी। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सेकंड फ्यूचर मिलता है। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका अर्थ है, हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री तभी कह सकते हैं जब हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अगर सरल भाषा में कहें तो इलेक्शन फ्री और ईमानदारी से होने चाहिए, जिससे हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा एक ही पार्टी जीतती जाए, दूसरी पार्टी को मौका ही ना मिले। अब समझते हैं थर्ड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया में सिटीजन रूल ऐसे बनाए गए हैं, जो रशियन माइनॉरिटी है उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी वोट डालने में। सऊदी अरब में 2015 से पहले किसी भी महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही एक कंट्री है फिजी। फिजी में ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है, वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनकी वोट की वैल्यू इंडियन फिजी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी। आइए इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। राम को 2000 वोट मिले, श्याम को 2200 वोट मिले। राम को जो 2000 वोट मिले थे वे इंडिजीनियस फिजी लोगों के वोट थे, और श्याम को जो वोट मिले थे वो इंडियन फिजी के वोट थे। और अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिजीनियस फिजी के वोट की जो वैल्यू है वे इंडियन फिजी के वोट से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हमें थर्ड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है। इसका अर्थ है कि हर सिटीज़न के पास अपना वोट है और उस वोट की एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो और कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम हो। कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो या कोई महिला हो, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। अब बात करते हैं फोर्थ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लास्ट फ्यूचर के बारे में। एक कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो था वो ब्रिटेन का एक हिस्सा था, और जो जिम्बाब्वे के लोग थे उनके ऊपर वाइट माइनॉरिटी रूल करती थी। मतलब ब्रिटेन के जो गोरे लोग थे वो जिम्बाब्वे के लोगों पे राज करते थे। सन 1980 एक ऐसी ईयर थी कि जिम्बाब्वे के लोगों को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। जब से देश आज़ाद हुआ था तब से जिम्बाब्वे पर एक ही पार्टी ने रूल किया था, जिसका नाम था ZANU-PF। इस पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। तब से ये पार्टी वहाँ पर रूल कर रही थी। इनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और ये इलेक्शन को ईमानदारी से नहीं लड़ते थे। काफ़ी सारी बेईमानी करके इलेक्शन जीतता था, और जो रॉबर्ट मुगाबे था उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया था। वो चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा पावर आ जाए, और जो अदर पार्टी के लोग थे उनको हैरेस किया जाता था, और वो जो मीटिंग करते थे उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। और अगर सिटीज़न गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते तो उसको भी इलीगल माना जाता था, और जिम्बाब्वे की जितनी भी मीडिया न्यूज़पेपर थे उनको भी जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। अब जो भी न्यूज़ दिखाई जाती थी वो गवर्नमेंट के फेवर में आती थी। गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती थी, और अगर कोर्ट कोई भी फैसला गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सुनाती तो गवर्नमेंट उसको भी नहीं मानती थी, और जो कोर्ट के जज होते थे उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था। ऐसा कब तक चलता, फाइनली सन 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिज़ाइन करवा दिया गया। इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर फ्यूचर मिलता है। ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, यानी गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि जो सिटीजन के राइट होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अभी तक हमने इस चैप्टर में जाना कि डेमोक्रेसी क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और साथ में फोर्थ डेमोक्रेसी फ्यूचर के बारे में भी जाना। ये सब जानने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी सिस्टम सही है, सभी को डेमोक्रेसी सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो हमें अच्छी दिखती है वो कहीं ना कहीं बुरी ज़रूर होती है। इसलिए अब जानेंगे डेमोक्रेसी की कमियों के बारे में। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
नंबर 1, हमारे जो लीडर होते हैं वे बदलते रहते हैं और इनके बदलने से गवर्नमेंट का लॉस होता है और साथ में गवर्नमेंट के जो डिसीज़न होते हैं वो नहीं ले पाती है। नंबर 2, डेमोक्रेसी में बहुत सी पार्टी होती हैं जो एक दूसरे से जीतने के लिए कंपटीशन करती हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। नंबर 3, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कई लोगों के साथ कंसल्टेशन करना होता है, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। नंबर 4, अब जो लीडर सिलेक्ट होकर आए होते हैं उनको पब्लिक के बारे में नॉलेज नहीं होती है और वे गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो सिटीज़न के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर 5, डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के बीच में कंपटीशन बना रहता है, जिससे पार्टी के लोग जीतने के लिए करप्शन का इस्तेमाल करते थे। नंबर 6, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है डेमोक्रेसी की। उनको पता नहीं होता है कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा होगा। इस चक्कर में वे गलत लीडर को चुन लेते हैं और इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कई साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ वोट डालने का अधिकार उन लोगों को होता था जो वेल एजुकेटेड होते थे और उन लोगों को सही लीडर चुनने की समझ होती थी। प्रेजेंट टाइम में हमारी डेमोक्रेसी राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करती है और करना भी चाहिए। वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के पास कोई ऐसी पावर है कि वह सारी कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो चलिए देखते हैं क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी अच्छी हो सकती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी के होने से क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। चाइना में सन 1958 से सन 1961 तक एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। चाइना में कम से कम 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए थे और दूसरी तरफ इंडिया की भी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो भी इस अकाल का सामना कर सके, लेकिन इंडिया में ऐसी फेमाई देखने को नहीं मिली। इकोनॉमिक का कहना है कि जो ये फेमाइंस टाइप की सिचुएशन किसी कंट्री में आती है तो इसकी जिम्मेदार काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ही होती है। इंडिया में ऐसी कंडीशन देखने को क्यों नहीं मिली? क्योंकि इंडिया के पास डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेटिक कंट्री पर अपोजिशन का काफ़ी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को गवर्नमेंट ने टाइम पर रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से इस टाइप की सिचुएशन देखने को नहीं मिली। चाइना में क्या हुआ था? चाइना में एक ही सिंगल पार्टी थी। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो शायद ये गवर्नमेंट को प्रेशर में ला सकती थी और चाइना की गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को इतना लाइटली नहीं लेती और फूड सिक्योरिटी को टाइम पर रिस्पॉन्ड करती तो 3 करोड़ लोगों की जान नहीं जाती। ये था पॉजिटिव एडवांटेज डेमोक्रेसी। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government democracy। डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात है कि डिसीज़न लेने में टाइम लगता है, सभी लोगों से कंसल्ट करना होता है, सबकी बात सुनी जाती है और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मिलकर सॉल्व करी जाती है और जनता के लिए एक अच्छा डिसीज़न लिया जाता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज मिलता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उनके ओपिनियन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिससे उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है। अगर कोई पावर में है उसका ओपिनियन सुना जाएगा और जिसके पास पावर नहीं है उसका ओपिनियन नहीं सुना जाएगा। ऐसा होने लगे तो क्या होगा? कोई खुश नहीं रहेगा, लोग लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी है। डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता है, ना कोई परमानेंट लूज़र होता है। यहाँ सब अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं और सबके ओपिनियन मैटर करते हैं। ये तो बात हुई सोसाइटी की। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो नॉर्मल सोसाइटी में लोग रहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, जब हम अपना रूलर चुनते हैं तो सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबके पास एक पावर है अपना रूलर चुनने की। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज यूज टू करेक्ट इट
ऑन मिस्टेक्स। गवर्नमेंट अपनी कंट्री को रूल करती है तो कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी गवर्नमेंट क्यों ना हो। डेमोक्रेसी की ख़ास बात यह है कि किसी पार्टी या गवर्नमेंट की गलती को छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया के पास फ्रीडम होता है और साथ में अपोजिशन भी खुलकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। तो इस सिचुएशन में सिटीज़न रूलर को ही चेंज कर देगी। अगर हम डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सबको इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए। हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है।